गुजरात के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसे कुछ ही साल पहले शहर में नौकरी मिली थी। पर वो अपनी जिंदगी से नाखुश था। हर वक्त वो किसी न किसी समस्या से घिरा रहता था और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर भी मैं हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता हूँ। क्या कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब सब परेशानियों से मुक्त होकर मैं हमेशा खुश रहूंगा? कुछ दिन बाद राजू ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने गांव वापस आता है और घर में रहने लगता है। राजू को परेशान देखकर पिताजी पूछते हैं, राजू, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। ऑफिस में तो कोई परेशानी नहीं, वहाँ के लोग ठीक ठाक तो है ना? नहीं पिताजी, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। राजू पिताजी से कुछ नहीं कहता। वो उन्हें व्यर्थ में परेशान नहीं करना चाहता। एक बार गांव की सीमा पर कुछ लोग बहुत सारे ऊंट लेकर आए और उन्होंने वहां पर अपना डेरा जमा लिया। उस काफिले के साथ एक फकीर बाबा भी आए हुए थे। धीरे धीरे उनके नाम की चर्चा गांव में होने लगी। गांव के लोग अपनी समस्या उनके पास लेकर जाते और वो उनका निवारण करते। ये सब बातें राजू के कानों पर पड़ी और उसने फकीर बाबा के पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन राजू उनके डेरे के पास पहुंचा। देखा तो वहां पर बहुत भीड़ मौजूद थी। काफी इंतजार के बाद राजू की बारी आई और वो बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय कुछ न कुछ समस्या मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं शहर में नौकरी करता हूँ, ऑफिस में तनाव महसूस करता हूँ, कभी कभी पड़ोसियों से कुछ फसाद हो जाता है और इन सब का परिणाम मेरी तबीयत पर भी होता है। बाबा अपनी कोमल मुस्कान बिखेरते हुए, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का अवश्य ही निवारण करूंगा, परंतु यह उचित समय नहीं है। आज कुछ ज्यादा देर हो चुकी है। तुम्हारे प्रश्न का हल मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं, बिल्कुल करूँगा। बेटा, बात कुछ ऐसी है, आज हमारा ऊँटों की रखवाली करने वाला बीमार पड़ा है। आज रात उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आज रात तुम उनकी देखभाल करो, जब सभी ऊँट बैठ जाए तुम भी आराम कर लेना। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले गए और अगले दिन सुबह सुबह बाबा राजू से मिलने आए और राजू से कहने लगे, बेटा, कल रात तुम ठीक से सोए या नहीं? बाबा, कल तो मैं एक पल भी नहीं सो पाया। बहुत कोशिश करने पर भी मैं सभी ऊँटों को नहीं बिठा पाया। हर बार कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो जाता था। बड़े ही दुखी मन से राजू ने अपनी बात बाबा के सामने रखी। बेटा, मुझे पता था यही होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। राजू नाराज होकर, बाबा, सब जानते हुए भी आपने मुझे ऐसा करने क्यों दिया? बेटा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि कितना भी प्रयास कर लो, सभी ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कोई दूसरी जगह से खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवन में हमारी एक समस्या का समाधान हो भी जाए तो किसी कारणवश दूसरी समस्या उत्पन्न होगी ही। बेटा, इस प्रकार से जीवन में समस्या तो आती ही रहेंगी, कभी कम तो फिर कभी ज्यादा। बाबा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बेटा, जीवन में परेशानियां, समस्या तो आती ही रहेंगी, बावजूद इसके जीवन का आनंद लेते रहो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते ही खुद ब खुद बैठ गए। कुछ को तुमने अपने प्रयत्न से बिठाया, पर कुछ तो तुम्हारी कोशिश करने के बाद भी नहीं बैठे, परंतु तुम्हारे जाने के बाद वो भी खुद ही बैठ गए। तो बेटा, समस्या भी कुछ इसी प्रकार की होती है। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कुछ को हम अपने प्रयास से हल करते हैं और कुछ तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना ही उचित होता है। सही समय पर वो खुद ही समाप्त हो जाती है। जीवन में छोटी मोटी समस्याएं तो रहेंगी ही, परंतु इसका मतलब ये नहीं तुम दिन रात उसके बारे में ही सोचते रहो। अगर ऐसा होता, उनकी देखभाल करने वाला कभी भी सो नहीं पाता। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें यही उपदेश करूंगा, जीवन में समस्याओं को एक तरफ रखो
और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो जाओ, जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएगी। ये कहकर बाबा राजू को बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद देते हैं। राजू उन्हें दिल से धन्यवाद करता है और एक नई उमंग और आत्मविश्वास के साथ वहाँ से निकलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। रोहित और सुषमा के विवाह को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी कोई बच्चों की प्लानिंग नहीं की थी। दोनों सोचते हैं कि पहले लाइफ अच्छे से एंजॉय कर ले, फिर देखेंगे। सुषमा बच्चों के स्कूल में जॉब करती और रोहित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर होता है। सुषमा को समर वेकेशन की छुट्टियां होती, तब हर साल दोनों किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने जाते। पर इस बार रोहित का छुट्टियों में अपने गांव जाने का बहुत मन होता है और फिर रोहित अपने प्लान के बारे में सुषमा से कहता है। अरे सुषमा, जरा सुनो, इस बार के वैकेशंस के लिए मैंने कुछ अलग सोचा है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, आपने क्या स्पेशल प्लान किया है? इस बार हम कोई हिल स्टेशन के बजाय अपने गांव चलते हैं। और वैसे भी हमें काफी दिन हो गए माँ पिताजी से मिले हुए। ओ कम ऑन रोहित, तुम्हें पता है ना समर में गांव का वेदर कैसे होता है, और इतनी गर्मी में मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। उससे अच्छा हम मंजू दीदी के यहाँ चलते हैं। सुना है जीजा जी ने मस्त बंगलो बनाया है। दीदी का नया घर भी देखना हो जाएगा। शहर में पली बड़ी हो, तुम्हें गांव क्या पसंद आएगा। और तुम्हारे सो कॉल्ड जीजा जी तो बड़े लोग हैं। रोहित यार, तुम फिर मत शुरू हो जाओ। ठीक है, हम गांव भी चलेंगे, पर पहले दीदी के यहाँ जाएंगे, उनसे थोड़ी मेहमान नवाजी कर लेते हैं। बाद में तो गांव जाकर मजा आने ही वाला है। सुषमा का ये ताना सुनकर रोहित को गुस्सा आता है, बट सुषमा से झगड़ा करके वो अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता। 2 दिन बाद अपनी सारी तैयारी करके रोहित और सुषमा शाम तक मंजू दीदी के यहाँ पहुँच जाते हैं और दरवाजे की बेल बजती है और दरवाजा खुलता है। अरे सुषमा, तुम! व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलते हैं। उनकी आवाज सुनकर सुषमा के जीजाजी भी बाहर आ जाते हैं और सुषमा से कहते हैं। ओहो सुषमा, तुमने तो हमें एकदम शॉक कर दिया। व्हाट अ सरप्राइज! तुमने हमें आने के बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जीजाजी, इन्फॉर्म कर देती तो मिलने का ऐसा मजा थोड़ी आता, और फिर आप लोगों को शौक भी तो देना था। ऐसे ही 2-4 दिन बड़े मजे से गुजरते हैं। रोहित इंतजार में होता है कि सुषमा गांव जाने के बारे में कुछ कहेगी, पर वो कुछ नहीं कहती। रोहित को लगता है कहीं ये भूल तो नहीं गई। और फिर अगले दिन सुषमा मंजू दीदी से कुछ बात करने उसके कमरे की ओर जाती है और दरवाजे पर आकर रुक जाती है। उसे जीजाजी और मंजू दीदी के कुछ खुसफुसाने की आवाज आती है। मंजू, अब ये सुषमा यहाँ कब तक टिकी रहेंगी? अब हमारे वैकेशंस की तो हो गई छुट्टी, परसों ही हमें निकलना था। और इनको बताए तो ये भी ना साथ चलने को तैयार हो जाए। अगर हमारा वैकेशन कैंसिल हो गया तो फिर मुझे ना दोष देना। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया है, अब क्या उन्हें जाने के लिए भी कह दूँ? मंजू दीदी और जीजाजी की ऐसी बातें सुनकर सुषमा बहुत दुखी हो जाती है। उसको लगा उसके यहाँ आने पर बड़ी खुशी होगी। उससे दीदी के यहाँ आने का बड़ा पछतावा होता है। सुषमा की रात बड़े मुश्किल से कटती है और अगली सुबह जल्दी उठकर वो जल्दी पैकिंग करने लग जाती है। यह देखकर रोहित सुषमा से पूछता है। सुषमा, इतने सुबह सुबह पैकिंग? हम कहाँ जा रहे हैं?
आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग गांव जा रहे हैं। ओ सुषमा, अब ये क्या अचानक? हम अभी अभी तो आए हैं और अभी तो हमने तुम्हारे जीजाजी और दीदी से अच्छे से खातिरदारी भी नहीं कराई। जितनी खातिरदारी करनी थी बहुत हो गई, अब चलते हैं यहाँ से। सुषमा का उदास चेहरा और आंखों में नमी देखकर रोहित समझ जाता है जरूर कोई बात है। दोनों तैयार होकर वहाँ से रुखसत होने लगते हैं। दीदी और जीजाजी सुषमा को रोकने के लिए कुछ विशेष प्रयास भी नहीं करते। उनका यह व्यवहार देखकर सुषमा के मन को बड़ी ठेस पहुँचती है। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और शाम होते होते गांव पहुँच जाते हैं। अपने बेटे और बहू को देखकर रोहित के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और प्रसन्न मन से उनका स्वागत करते हैं। सुषमा अपनी सास को रसोई में काम करते देख उनका हाथ बटाने चली जाती है और फिर सास सुषमा से कहती है, अरे बहू, रहने दे, मैं कर लूंगी सब। वैसे भी कितने दिन बाद आई हो, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। शहर में तुम्हें काम से कहाँ फुर्सत मिलती होगी। तुम तो बस यहाँ घूमो फिरो, आराम करो और मजे करो। क्या माँ, मेरे होते हुए आप काम करोगी? मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा और गांव वाले सोचेंगे कि बहू को तो कुछ काम वाम आता ही नहीं। अरे तू गांव वालों की चिंता ना कर, वो सब मैं देख लूंगी। जा बेटा, तू जाके आराम से बैठ जा। ऐसा कहकर सासू माँ झटपट खाना बनाने लग जाती है और सबके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है और रात को सब मिलजुल कर मजे लेकर एक साथ खाना खाते हैं। सासू माँ का ऐसा अपनापन और प्रेम देखकर सुषमा को अपनी मॉडर्न सोच पर बहुत अफसोस होने लगता है। दूसरे दिन शाम को रोहित के पिता दोनों को खेत दिखाने ले जाते हैं और रास्ते में गांव वालों से भी मुलाकात होती है। सभी उन्हें बहुत आदर सम्मान और बड़े बुजुर्ग ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। ये सब देखकर सुषमा दंग रह जाती है और सोचती है कि गांव वाले कितने खुले दिल से मेहमान नवाजी करते हैं और ना ही इनमें किसी प्रकार का भेदभाव होता है और हम शहर के लोग हर चीज को पैसों से नापते हैं, उन्हें अनपढ़ समझते हैं। गांव वालों के पास भले ही पैसों की कमी हो, लेकिन हमेशा खुले दिल से स्वागत के लिए तत्पर होते हैं। इनके सामने शहर के लोग बनावटी लगते हैं। थोड़ी देर में सभी खेत पहुंच जाते हैं। सुषमा अपने हाथों से वहाँ की ताजी ताजी सब्जियां तोड़ती है। ये सब वो बहुत इंजॉय करती है। गांव में रहते रहते 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं और सुषमा को पता ही नहीं चलता। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे वो इस गांव की बेटी है। गांव के लोगों के प्रति सुषमा की जो सोच होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो गांव के लोगों को सम्मान पूर्वक देखती है और अपने पति रोहित के प्रति और भी आदर बढ़ जाता है, जिसने शहर में रहकर भी गांव की सभ्यता और संस्कृति को अपने दिल में संजो कर रखा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।